आज की क्लास में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली को हल करेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं की शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। प्रश्न 2, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। युक्तिपरक कारण। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। नैतिक कारण। लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। प्रश्न 3। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। थम्मन। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेप। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। उत्तर। हम औसेप के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब भी होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। प्रश्न 4। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। उत्तर। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। प्रश्न 5। नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। आंसर। इस उद्धरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन अब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहां के लोग भलीभांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। प्रश्न 6। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख। पक्षपात का अंदेशा कम
करती है। ग निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। घ विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। छ देश की एकता को कमज़ोर करती है। सा रे गा मा क ख आंसर क ग घ। प्रश्न 7, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ख सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी समुदायों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? उत्तर ख ग घ ये सही है। प्रश्न 8, सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। अधिकारों का वितरण। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। संघीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। सामुदायिक सरकार। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन सरकार। प्रश्न 9, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। और बात दोनों सही हैं। अब हम संघवाद की प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्न 1, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। ये सिक्किम है, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और गोवा। प्रश्न 2, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। उत्तर कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। ये कनाडा है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ये बेल्जियम। प्रश्न 3, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था। भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए सरकारें होंगी। अलग-अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया है। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। बेल्जियम से अलग एक विशेषता,
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। प्रश्न 4, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। उत्तर, सूची संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। सरकारों का स्तर। संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत, अमेरिका आदि। एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है। यही पूरे देश के लिए कानून बनाने, लागू करने का काम करती है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। सरकारों के अधिकार। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण न कर सके। एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है। वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है, किंतु उन्हें शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियां दे सकती है। संविधान संशोधन। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे भारत तथा अमेरिका में। एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड तथा फ्रांस में। नागरिकता। संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था इसका अपवाद है। यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एकहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी भारत का नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें वह रहता है। एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हैं। जैसे इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाते हैं, उन्हें इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में 2 प्रकार की सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होती, वे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षक कहते हैं। एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती, वहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम न करे तो वह उसे समाप्त कर सकती है। प्रश्न 5, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। भारत में सत्ता के केंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो कोई अधिकार था न कोई संसाधन। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया।
अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। प्रश्न 6। चूँकि अमेरिका तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। आंसर: चूँकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है। यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रश्न 7। भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। संहिता: प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान: भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश: इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। उत्तर: संहिता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश में शांति व व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसे गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। प्रश्न 8। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। क. राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख. अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। ग. निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। घ. सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। घ. सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। प्रश्न 9। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा। रक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह। संघीय सूची के अंतर्गत आ जाएगा हमारा रक्षा, बैंकिंग, संचार, ये संघ सूची के विषय है। राज्य सूची में आ जाएगा पुलिस, कृषि, व्यापार, ये सब राज्य सूची के विषय। समवर्ती सूची में आ जाएगा शिक्षा, वन, विवाह, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न 10। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकारें, समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार, ये जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न 11। सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। भारतीय संघ राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारतीय संघ का प्रमुख
प्रधानमंत्री। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। भारतीय संघ का प्रमुख प्रधानमंत्री। राज्य का प्रमुख राज्यपाल। नगर निगम का प्रमुख मेयर। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच। प्रश्न 12, इन बयानों पर गौर करें। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऊपर दिए गए बयानों में कौन कौन सही है? अ और ब सही हैं। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। अब हम लोकतंत्र और विविधता की प्रश्नावली को हल करेंगे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। राजनीतिक दलों की भूमिका। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। तीसरा, सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। प्रश्न 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं? हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर
और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। प्रश्न 3, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी दीजिए। सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कई देशों में हो चुका है, जैसे आयरलैंड इसका एक उदाहरण है। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। इसमें काफ़ी समय तक हिंसा, जातीय कटुता रही है। यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई है, किंतु उनमें से 53% आबादी प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि 44% रोमन कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। यूगोस्लाविया भी इसका एक उदाहरण है। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। इन उदाहरणों से लगता है कि किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है, तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। किंतु राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। प्रश्न 4, सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। उत्तर, अन्य स्तरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य और टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। प्रश्न 5, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये सही नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं।
अब सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, सही है। या संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये भी सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। भारत। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या थीं? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत स्त्री पुरुष गोरे लोग यहूदी तथा गैर यहूदी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगी और इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएंगी। मिली आज़ादी प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। आंसर उत्तर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंग भेद के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति धर्म रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है तथा उनके भाषण में रंग भेद को गलत ठहराया गया है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही हैं। अब हम जाति धर्म और लैंगिक मसले की प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्न 1, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। उत्तर। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं।
पहला, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। दूसरा, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 रह गया है। भारत में सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अभी भी महिलाओं को घर के चारदीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। प्रश्न 2, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। कई बार सांप्रदायिक सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 3, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहीं तथा कुछ को दबा कर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नज़र आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जातियों वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। प्रश्न 4, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनावों को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। पहला, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर निर्णायक असर होता है। प्रश्न 5, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रश्न 6, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। पहला, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। प्रश्न 9, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। प्रश्न 8, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न 9,
सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर काम करने के शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक धर्म दूसरों से सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये सही है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी सही है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, ये गलत है। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सीखा गलत है। प्रश्न 11, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। प्रश्न 12, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब लिखें। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। धर्मनिरपेक्ष। आज की इस क्लास में हमने 4 अध्यायों का अध्ययन किया और शेष अध्यायों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।